टोक्यो के नज़दीक शहर हाचियोजी में रहने वाला एक भाई अपनी 23 साल की गुमशुदा बहन को पागलों की तरह खोज रहा था। उसे पता चला कि उसकी बहन ट्विटर पर किसी आदमी से बात करती थी और उस आदमी का बहन की गुमशुदगी में हाथ होने का इस भाई को शक था। एक महिला की मदद से ट्विटर वाले आदमी के घर पुलिस को लेकर जाता है। आदमी से पुलिस गुमशुदा लड़की के बारे में पूछते हैं। ट्विटर वाला आदमी बड़े ही शांति से घर में रखी हुई फ्रीजर की तरफ इशारा करता है। पुलिस असमंजस में थी। एक पुलिस वाला ट्विटर वाले आदमी द्वारा दिखाई हुई फ्रीजर का डोर खोलता है। अंदर का मंजर जापान को ही नहीं पूरे दुनिया को सत्ते में डालने वाला था। फ्रीजर के अंदर गुमशुदा 23 साल की लड़की अकेली नहीं थी। उस घर में पड़े 3 कूलर बॉक्स और 5 बड़े स्टोरेज बॉक्स में कुल 9 लोगों के लाशों के टुकड़े मिले। हैलोवीन की सुबह शैतान का चेहरा दुनिया के सामने था। नाम था ताकाहिरो शिराशी। कौन था ये ताकाहिरो शिराशी और कैसे ट्विटर का इस्तेमाल करके उसने अपनी मौत का जाल फैलाया, चलिए जानते हैं। ताकाहिरो शिराशी का जन्म 9 अक्टूबर 1990 को जापान के जामा में हुआ था। वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ वहीं पला बड़ा। बचपन से ताकाहिरो शांत स्वभाव वाला बच्चा था जो एक दिन भी स्कूल बंक नहीं करता था और एवरेज स्टूडेंट था। जूनियर स्कूल के बाद वो हाई स्कूल के लिए योकोहामा चला गया, जहाँ से उसकी जिंदगी की रेलगाड़ी पटरी से उतरने लगी। माता पिता का तलाक हुआ और बहन और ताकाहिरो माता पिता के बीच बट गए। बहन माँ के साथ चली गई और ताकाहिरो पिता के साथ ही रह गया। 2009 में ग्रेजुएशन के बाद ताकाहिरो इधर उधर काम करने लगा, सुपरमार्केट, फूड फैक्ट्री, न जाने कहाँ कहाँ। 2 साल बाद वो जापान का रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट काबुकिचो में वेश्यावृत्ति के लड़कियों को लाने वाला दलाल बन गया। इस काम की वजह से वो जेल भी गया। जेल से लौटने के बाद 27 साल का ताकाहिरो बिना काम के खाली बैठा रहा। कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बिल्कुल वही हुआ। टाइम पास के लिए वो सोशल मीडिया में दिन गुजारने लगा। ट्विटर पर उसके ठीक ठाक फॉलोवर्स भी बन गए। साथ ही साथ वो अपने पिता के ऑटोमोटिव डिजाइन वर्कशॉप में हाथ बटाने भी लगा। अगस्त में ताकाहिरो ने पिता से अलग कमरा लेके देने की आग्रह की। पिता ने अपने घर से 2.5 किलोमीटर दूर 18,000 रुपए महीने किराए पर एक कमरा दिलाया। 13.5 स्क्वायर मीटर के अपार्टमेंट में, जिसे जापानीज मीडिया आगे चलकर हाउस ऑफ हॉरर्स बुलाने लगी, उसमें ताकाहिरो शिफ्ट हो जाता है। उस समय तक ट्विटर पर 2 अकाउंट बना चुका था और कुछ हद तक दोनों अकाउंट में फॉलोवर्स भी थे। उसके 2 अकाउंट्स थे, आई वॉन्ट टू डाई, दूसरा अ प्रोफेशनल एट हैंगिंग। पहले अकाउंट में वो अपने आप को किसी की साथ की सख्त ज़रूरत वाला निराश पीड़ित की तरह पेश कर रहा था और 25 अगस्त के एक पोस्ट में उसने लिखा, मैं सब कुछ भूल कर गायब हो जाना चाहता हूँ। वही अपने दूसरे अकाउंट में उसने अपने आप को किसी के मरने में मदद करने वाला प्रोफेशनल के तौर पर पेश किया। उसने अपने पोस्ट में लिखा, मैं अपनी फांसी लगाने की तकनीक को ज़रूरतमंदों को सिखाना चाहता हूँ और अगर आपने मन बना लिया है तो मुझे संपर्क करें। उसने खासकर ट्विटर पर आत्महत्या का हैशटैग इस्तेमाल करने वाली कम उम्र की लड़कियों का तलाश शुरू किया। फिर उन्हें ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज करके कहता कि चलो साथ में मरते हैं। उसके शिकार लड़कियां आखिरी समय पर पीछे न हट जाए, इसीलिए वो उनके घरों के नज़दीकी ट्रेन स्टेशन पर उनसे मिलता, फिर उन्हें अपने घर ले आता, फिर उन्हें नींद की दवा या शराब पिलाता, फिर उनका बलात्कार करता, फिर उनका कत्ल करके उनके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करता, फिर घर में ही स्टोर करता। उसके सारे शिकार 15 से 26 साल के बीच के थे। पुलिस का उस तक पहुंचने में ताकाहिरो की 9वीं शिकार लड़की की भाई ने मदद की, जो 23 साल की थी। उसके गायब होने पर उसका भाई खुद उसे ढूंढने लगा। लड़की की भाई ने अपनी बहन की ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया तो उसे पता चला कि गायब होने से पहले उसकी बहन ने ताकाहिरो से बातचीत की थी। फिर उसने अपनी दोस्त महिला को ताकाहिरो के सामने आत्महत्या के लिए तैयार महिला के तौर पर पेश किया। 30 अक्टूबर 2017 को ताकाहिरो इस महिला को मिलने के लिए बुलाता है तो ये दोनों पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस ताकाहिरो और महिला का पीछा करते हैं। जब पुलिस ताकाहिरो के अपार्टमेंट पहुंचते हैं तो वो गायब महिला के बारे में पूछते हैं तो ताकाहिरो घर में रखे हुए फ्रीजर की तरफ इशारा करता है। घर में से 8 महिला और 1 आदमी के शरीर के टुकड़े बरामद हुए। पड़ोसियों ने भी कहा कि अपार्टमेंट से सड़न की बदबू आती थी। ताकाहिरो ने कहा कि 2017 के अगस्त में 1, सितंबर में 4 और अक्टूबर में 4 कत्ल किए थे और वो जिस दिन पीड़ितों को घर लाता था उसी दिन उनका कत्ल करता था। ताकाहिरो ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि शुरुआत में मुझे बहुत दिक्कत हुई। पहली बॉडी को ठिकाने लगाने में मुझे पूरे 3 दिन लगे, लेकिन बाद में सिर्फ 1 दिन में ही सब कुछ खत्म हो जाता था। ताकाहिरो ने 1 अक्टूबर 2020 को 9 कत्लों को कबूल और 15 दिसंबर 2020 को उसे फांसी की सजा सुनाया गया। ताकाहिरो ने कोर्ट में कहा था कि अगर पकड़े जाते हैं तो ही दिक्कत होता है, अगर ये लोग मुझे नहीं पकड़ते तो मुझे अपने किए पर कभी अफसोस नहीं होता। फिर मिलते हैं एक नए केस के साथ। अलविदा।